शाम का वक्त था। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय महिला इंजीनियर ड्यूटी ऑफ होने के बाद अपने घर की तरफ लौट रही थी। इस दौरान वो अपने पति से फोन पर बात भी कर रही थी। अचानक वो घबराई आवाज में अपने पति से कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अगले ही मिनट एक जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर आखिरी शब्द गूंजते हैं, ही स्टैब्ड मी डार्लिंग। और फिर एक खामोशी छा जाती है। फिर पुलिस आती है और मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तब से लेकर आज तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में ना तो पुलिस हार मानने को तैयार है और ना ही अपराधी अपना अपराध कबूल करने को राजी है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस इस मामले में 6 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा भी कर चुकी है। यहां हम प्रभा अरुण कुमार मर्डर केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये प्रभा अरुण कुमार कौन थी? उनके कत्ल की वजह क्या थी? कातिल कौन था और इस मामले में पुलिस ने किसके लिए 6 करोड़ इनाम की घोषणा की है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए विक्टिम के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। इस कहानी का सबसे अहम किरदार प्रभा अरुण कुमार है। इनका असल नाम प्रभा शेट्टी था। इनका जन्म 21 नवंबर 1973 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके पिता का नाम महाबल शेट्टी और मां का नाम सरोजनी शेट्टी था। इनके पिता एक किसान थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनके गांव के ही सेंट एंटनी प्राइमरी स्कूल अमतूर से होती है। अपनी स्कूलिंग के बाद ये इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बनाने का फैसला करती हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए अपना एडमिशन 1992 में केवीजी इंजीनियरिंग कॉलेज सुलिया में ले लेती हैं। फिर 1996 में डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ ये कंप्यूटर साइंस में अपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेती हैं। डिग्री हासिल करने के बाद 1998 में उनकी शादी अरुण कुमार गोविंद राजू से हो जाती है। शादी के बाद भी ये खुद काम करने का फैसला करती हैं और अच्छे मौके की तलाश में साल 2000 में बेंगलुरु चली जाती हैं। यहीं उन्हें सॉफ्टलिंक नाम की एक कंपनी में पहली नौकरी मिलती है। 2005 में इस कंपनी को दुनिया की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी माइंड ट्री एक्वायर कर लेती है। फिर प्रभा भी इस कंपनी में काम करने लगती हैं। अगले 10 सालों तक वो यही काम करती हैं और काफ़ी नाम कमाती हैं। इस बीच 2006 में वो एक बेटी को भी जन्म देती हैं जिनका नाम मेघा रखा जाता है। उनके करियर में एक बड़ी कामयाबी तब आती है जब 2012 में कंपनी की ओर से उन्हें प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। वहाँ वो सिडनी में अपनी ड्यूटी शुरू करती हैं। लगभग 3 सालों तक जमकर मेहनत करती हैं और खूब पैसा कमाती हैं। प्रभा ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही थी जबकि इंडिया में उनकी एक 9 साल की बेटी तथा पति रह रहे थे। इस कारण काम से ब्रेक मिलने पर कुछ महीने के अंतराल पर प्रभा भारत भी आया करती थी। जब ऑस्ट्रेलिया में काम करते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं तब उनका मन ऑस्ट्रेलिया में इतना लगने लगता है कि वो पति से ऑस्ट्रेलिया में ही परमानेंटली सेटल होने की बात करने लगती हैं। इस सिलसिले में वो परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में लोकल एजेंट से भी बात करती हैं। हालांकि प्रभा के पति ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने से मना कर देते हैं। इस कारण 2015 के अप्रैल महीने में प्रभा भारत लौटने का फैसला कर लेती हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा था और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी थे। हालांकि प्रभा ने भारत जाने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए खिलौने और दूसरे तोहफे खरीदना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन बेटी को खिलौने और तोहफे दे पाती उससे पहले ही प्रभा के साथ एक हादसा होता है जिसमें पूरी खुशी एक पल में गम में बदल जाती है। दरअसल ये बात 7 मार्च 2015 की है। प्रभा भारत जाने को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो वक्त से पहले अपना टारगेट पूरा करने के लिए लगातार ओवर टाइम भी करने लगती थीं। 7 मार्च को भी वो ओवर टाइम काम करती हैं और लगभग रात के 9 बजे वेस्टर्न सिडनी के रोड्स रेलवे स्टेशन से पैरामट्टा स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ती हैं। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। इस कारण वो अक्सर पैदल ही अपने वेस्ट मीड वाले घर के लिए निकल जाया करती थीं। पैरामट्टा पार्क के दूसरी तरफ उनका घर था। उस रात बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जिस रास्ते से वो गुजर रही थीं वहां थोड़ा अंधेरा भी छाया हुआ था। बारिश और अंधेरे की वजह से लोग भी बहुत कम आ जा रहे थे। रास्ते पर सन्नाटा था। इस कारण प्रभा को थोड़ा डर लगने लगता है। इस डर को दूर भगाने के लिए वो अपने पति को फोन करती हैं जो उस समय बेंगलुरु में बेटी के साथ रह रहे थे। भारतीय समय के अनुसार लगभग 4 बजे दोपहर का समय था जबकि ऑस्ट्रेलिया में रात के लगभग 9:30 बज रहे थे।
अब अपने पति से बात करते हुए वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि प्रभा पति से कहती हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाले को वो ह्यूज पर्सन यानी काफी भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति के तौर पर इंडिकेट करती हैं। अभी वो अपनी बात खत्म ही कर रही थीं कि तभी फोन पर अरुण अपनी पत्नी की डरी हुई आवाज सुनता है। वो कहती हुई सुनाई देती है कि प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। वो लगातार इन बातों को दोहरा रही थीं कि अचानक एक चीखने की आवाज आती है। फिर प्रभा अपने पति अरुण से आखिरी बात कहती हैं, ही स्टैब्ड मी डार्लिंग, और इसके बाद फोन कट जाता है। अरुण घबराकर वापस प्रभा को फोन करता है, लेकिन लगातार फोन करने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। अरुण भारत में रहते हुए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। इधर लगभग जब 9:45 के आसपास एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर खून से लथपथ पड़ी प्रभा पर पड़ती है। वो तुरंत प्रभा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखकर तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल करके पुलिस और एम्बुलेंस को मामले की जानकारी देता है। अगले ही मिनट पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर की टीम भी आती है। वहीं पर प्रभा को फर्स्ट एड दिया जाता है। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए तुरंत उन्हें वेस्टमीड हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनका इलाज शुरू होता है, लेकिन डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच पाती है। लगभग 12:45 पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मौत की वजह चाकुओं से किए गए हमले की वजह से बेतहाशा खून का बहना था। एक भारतीय इंजीनियर जो अपने सपनों को पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची थी और अब घर जाने की तैयारी कर रही थी, वो अब इस दुनिया से ही जा चुकी थी। मामला एक भारतीय इंजीनियर की बेरहमी से की गई हत्या का था। इसलिए न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, जिसे इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पहले अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये लूट के लिए की गई हत्या होगी, लेकिन जांच में सामने आता है कि प्रभा से किसी तरह की लूट नहीं की गई थी, बल्कि उसकी सोने की चेन, मोबाइल, पर्स सब कुछ सुरक्षित था। उन दिनों कई भारतीय लोगों पर जानलेवा हमले हुए थे और कईयों की जान भी गई थी। इसलिए एक आशंका जताई जाती है कि शायद हेट क्राइम के तहत प्रभा की हत्या की गई होगी, लेकिन पुलिस को इस सिलसिले में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। जिस इलाके में यह हमला हुआ था वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। इस कारण पुलिस को जांच करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगभग 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से इस मामले में कोई क्लू नहीं मिलता है। प्रभा ने अपने पति से बात करते हुए फोन पर कहा था कि कोई भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। पुलिस ऐसे किसी संभावित व्यक्ति की तलाश करने के लिए हजारों सीसीटीवी फुटेज छान मारती है, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। कुछ सीसीटीवी फुटेज में एक इंसान की परछाई जरूर कैद होती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उस इंसान की कोई फोटो सामने नहीं आ पाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद भी पुलिस वालों के हाथ खाली ही रहते हैं। अपनी अगली कोशिश के तहत पुलिस वाले सेल टावर डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब के बीच प्रभा के पति अरुण कुमार को भी ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है ताकि वो अपनी पत्नी से जुड़ी सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके डेड बॉडी ले जा सकें। आखिरी बार प्रभा अपने पति से ही बात कर रही थी, इसलिए जैसे ही उनके पति ऑस्ट्रेलिया आते हैं, पुलिस वाले उनका मोबाइल फोन जब्त कर लेते हैं ताकि जांच की जा सके। यहां पुलिस वालों को थोड़ी हैरानी होती है। दरअसल जब अरुण के मोबाइल फोन की जांच की जाती है तो एक बात सामने आती है कि अरुण ने ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ने से पहले ही अपने मोबाइल फोन से लगभग सभी चैट्स, कॉल हिस्ट्री और कई दूसरे डेटा डिलीट किए थे। यहां पुलिस वाले सवाल उठाते हैं कि जिसकी पत्नी मर गई हो, वो भला इस दुख के समय अपने मोबाइल डेटा को डिलीट करने में क्यों लग जाएगा। अरुण अपनी इस हरकत की वजह से अपनी पत्नी की हत्या के मामले में ही सस्पेक्ट बन जाता है। अब अरुण से कई घंटों की पूछताछ होती है, हालांकि वहां उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाती है और अरुण को छोड़ दिया जाता है। वो सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वापस भारत आ जाते हैं। प्रभा का पर्सनल इंश्योरेंस था। इसके अलावा कंपनी के पेंशन फंड्स के पैसे भी उसके नाम पर थे। जब पुलिस वालों को कुछ भी सस्पेक्ट नहीं मिलता है, तब कुछ महीनों के बाद प्रभा के पति अरुण कुमार को प्रभा के नाम की लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस और पेंशन फंड के मिलते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि शायद अरुण ने इतनी बड़ी रकम पाने के लिए ही प्रभा की हत्या करवा दी हो
इसलिए अब वो भारत आकर जांच करने का फैसला करते हैं। जांच टीम के कुछ जासूस भारत आते हैं और ऑफिशियली कर्नाटक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस केस की जांच शुरू करते हैं। यहां वो फिर से अरुण कुमार, प्रभा के माता पिता, भाई और पुराने दोस्तों से पूछताछ करते हैं। ज्यादातर लोगों को तो शुरुआती पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन अरुण से लगभग 5 घंटों से ज्यादा समय तक पूछताछ की जाती है। भारत में हुई जांच में भी कुछ नया खुलासा तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक बात जरूर सामने आती है। वो ये कि दुनिया की नजरों में तो अरुण और प्रभा एक आइडियल कपल थे, लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच कई बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसमें एक बात यह थी कि अरुण कुमार का कहीं और अफेयर चल रहा था। इतना ही नहीं, जब 2013 में एक बार प्रभा छुट्टियों के दिनों में भारत आती है, तो इस दौरान किसी बात को लेकर अरुण से काफी झगड़ा हो जाता है और वो कुछ ही दिनों में वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आए अधिकारियों को इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि अरुण कुमार ने श्रीलंका में रहने वाली एक महिला को कई बार पैसे भेजे हैं। यहां एक सवाल उठता है कि क्या वो पैसे प्रभा को खत्म करने के लिए श्रीलंका के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचाए गए हैं। इस दिशा में भी जांच की जाती है। तब जिस महिला को अरुण कुमार पैसे भेज रहा था, वो बताती है कि दरअसल वो अरुण की पुरानी दोस्त है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अरुण से बस उधार पैसे लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर जांच करने वाले अधिकारी कोई खास सबूत तो नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन अरुण का असली चेहरा जरूर दुनिया के सामने खोल कर रख देते हैं। अगले कई सालों तक इस मामले में जांच चलती रहती है, लेकिन पुलिस को ना तो कातिल का पता चल पाता है और ना ही अरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल पाता है। लगभग 10 साल बाद इस मामले की सुनवाई 2025 में शुरू होती है। पुलिस की ओर से लगभग 3900 पत्रों की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से अरुण कुमार पर ही उंगली उठाई जाती है। जब इस मामले की सुनवाई होती है, तो सुनवाई के दौरान प्रभा के माता पिता और भाई को भी ऑस्ट्रेलियाई अदालत में बुलाया जाता है। इसके अलावा अरुण कुमार को भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को बुलाया जाता है, लेकिन अरुण वहां जाने से इनकार कर देता है और किसी भी तरीके से सुनवाई में शामिल नहीं होता है। अरुण के इस कदम से भी पुलिस वालों का शक गहरा हो जाता है कि हो ना हो प्रभा के कत्ल के पीछे अरुण का जरूर कोई हाथ हो सकता है। अरुण कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे अदालत की ओर से अपराधी तो घोषित नहीं किया जाता है, लेकिन एक सस्पेक्ट जरूर बनाया जाता है। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से 2025 में इस मामले में एक बड़ा ऐलान किया जाता है। दरअसल पुलिस वाले घोषणा करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास प्रभा की मौत से जुड़ी कोई जानकारी है, तो वो पुलिस वालों से जरूर शेयर करें। बदले में उन्हें इनाम के तौर पर $1 मिलियन यानी लगभग 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस ऐलान के साथ साथ इस केस को पुलिस वाले बंद करने की बजाय अनसॉल्व्ड केस की जांच करने वाली टीम को रेफर कर देते हैं। पुलिस वालों के मुताबिक प्रभा की मौत का कारण अचानक से किया गया हमला नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत किया गया था और इसके पीछे जरूर किसी जानने वालों का हाथ है। एक पुलिस अधिकारी बयान देते हुए कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसे प्रभा की मौत के पीछे की पूरी वजह और सच्चाई मालूम है और वो एक दिन जरूर सामने आएगा। और इसी उम्मीद में पुलिस वालों ने ना तो इस केस को बंद किया है और ना ही जांच रोकी है, बल्कि खबर देने वालों के लिए मोटा इनाम भी रख दिया है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि पुलिस प्रभा के कातिलों को ढूंढ पाती है या नहीं। जो भी होगा, हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। वैसे आपके अनुसार प्रभा का कातिल कौन हो सकता है और पुलिस का प्रभा के पति अरुण कुमार पर शक कहां तक सही लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।